Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23421050 and 23310464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Vinay Saxena. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Warm welcome, Rajiv. नमस्कार। और पहले हेडलाइंस के साथ श्रोताओं, राजेश लेख। Domestic markets snapped 2 weeks of losing streak. Sensex and Nifty rise about 1.6%. India's gross direct tax collections rise nearly 5% so far in the current financial year. And at the Wall Street, the US markets fall in a choppy trade. 2 हफ्ते की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी इस हफ्ते लगभग 1.6% बढ़कर बंद हुए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर लगभग 5% रहा और अमेरिकी शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ा, कारोबार जारी रहा। Market Mantra, Market Mantra. 2 हफ्ते की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए घरेलू सूचकांक इस हफ्ते 1.6% बढ़कर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक में 1290 अंकों की बढ़ोतरी हुई, जो बढ़कर 82,408 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 394 अंकों की बढ़त रही और वो 25,112 पर बंद हुआ। यदि हम बाजार में बीएससी के मिड कैप इंडेक्स को देखें तो उसमें 0.4% और स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट रही। राजीव जी, सेंसेक्स का बढ़ना 2 हफ्ते के बाद क्या संकेत देता है कि वैश्विक परिस्थितियों का हम पर कोई असर नहीं आ रहा, या हमारी अर्थव्यवस्था को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये छलावा है? नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स तो चले गए नीचे। बिल्कुल। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था हो या जियोपॉलिटिक्स हो, इन सब का हमारी मतलब कारोबारी स्थितियों पे, बाजार पे काफ़ी असर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। और इसीलिए देखिए, जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी और उसके बाद बाजार में एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, खास करके इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से संघर्ष शुरू हुआ, तो उसके चलते भारतीय बाजार थम गया। अभी शुक्रवार को आप पिछले पूरे हफ्ते की जितनी तेज़ी आप देख रहे हैं वो मुख्यतः शुक्रवार की एक दिन की तेज़ी है। उससे पहले पूरा हफ्ता लगभग एक ही स्तरों के आसपास ही रहा है। छलावा ही माने? नहीं, छलावा कहना ठीक नहीं है। जैसे स्थितियां होती है मार्केट रिएक्ट करता है। तो शुक्रवार को क्या हुआ, आपने देखा कि अमेरिका के तरफ से ऐसे कुछ बयान आए जिनसे लगा कि हाँ, जो एकदम से लग रहा था कि हाँ, अमेरिका अब इस युद्ध में कूदने ही वाला है, उसके बदले 2 हफ्ते की आपको एक मोहलत मिली। तो वो एक मार्केट के लिए रिलीफ वाली बात थी कि चलिए ठीक है, अभी इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष हो रहा था, लेकिन अमेरिका तुरंत इसमें अभी नहीं कूदने जा रहा है। तो ये उस रिलीफ के चलते आपको शुक्रवार को बाजार में एक तेज़ी देखने को मिली है। अगर आगे नए हफ्ते में ये लगता है कि ठीक है, ये कहीं बातचीत की टेबल पर दोनों वापस आते हुए दिख रहे हैं, तो आपको बाजार की तेज़ी आगे बढ़ती दिखेगी। अगर ये लगा कि नहीं, ये संघर्ष और तेज हो रहा है, जिसमें
अगर अमेरिका ना भी कूदे लेकिन ईरान और इजराइल ही आपस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप बाज़ार को वापस डोलरम में पाएंगे। और अगर कहीं उससे आगे स्थितियां बिगड़ी तब तो फिर कुछ कहा ही नहीं तो जा श्रोताओं के लिए क्या सलाह है अगले हफ्ते के लिए? We will take a pause on that and go towards two callers, one from Maharashtra and the other one from Gurgaon. First, we go to Ashutosh from Gurgaon. A warm welcome, Ashutosh. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। Good evening. सर मेरा सवाल है बैंकिंग सेक्टर के लिए। जी। मेरे पास कुछ शेयर मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं इक्विटी के अंदर बैंकिंग सेक्टर में। तो अभी जैसे रेपो रेट भी डाउन हुआ है, तो गोइंग फॉरवर्ड उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है बैंकिंग सेक्टर पे? अभी जो डिसस्टेबिलिटी है जियोपॉलिटिक्स की वजह से, तो अभी तो प्राइस स्टेबल है और मेरा जो अभी प्राइस है बाइंग प्राइस वो बराबर ही है। मतलब जो बाइंग प्राइस है और अभी जो मार्केट प्राइस है तो वो बराबर ही है। तो क्या मुझे अभी बने रहना चाहिए बाजार में या उससे बाहर निकल लेना चाहिए? जी, देखिए आपकी चिंता स्वाभाविक है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बाज़ार पे सीधा एक नकारात्मक असर डाल रही हैं। अगर ये असर नहीं हुआ होता तो फिर आज आप जो कह रहे हैं कि बाइंग प्राइस पे ही आप बैठे हुए हैं, उसके थोड़ा बेहतर स्थिति में आप ज़रूर होते, मुझे ऐसा लगता है। बैंकिंग क्षेत्र आने वाले समय में अच्छा रहेगा। उसके सामने ये जो बाहरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, उसके अलावा बाकी जो भी स्थितियां हैं अभी फ़िलहाल मोटे तौर पे अच्छी लग रही हैं। हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था वापस संभलती हुई दिख रही है, अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई कहें, और मानसून अच्छी तरह से बढ़ रहा है। कंजम्पशन सेक्टर को अच्छा एक बूस्ट इस साल मिलने की उम्मीद की जा रही है, जिसका एक फ़ायदा आपको बैंकिंग सेक्टर में और लेंडिंग प्रोसेस में आपको देखने को मिल सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के आप अच्छी उम्मीदें रखें, लेकिन हाँ, जियोपॉलिटिक्स अगर हावी होती है तो उसका असर तो रहेगा, सारे ही सेक्टर्स पे रहेगा। हमारे अगले कॉलर महाराष्ट्र से हैं। आलोक, अपना सवाल पूछें। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा सवाल एक है, ये एक मेरे पास में एक कॉल आया था और उन्होंने बताया कि हम फीना डेक्सा से बात कर रहे हैं। फीना डेक्सा, मैंने उनका वेबसाइट पूछा, उन्होंने अपना बताया वेबसाइट फीना डेक्सा करके है। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे कुछ मिनिमम 21,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है और वो पैसा बढ़ता है। ऐसा कुछ है क्या सर? ऐसा फीना डेक्सा, ये हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि? आलोक जी, कोई भी पैसा किसी को भी देते समय याद रखिए, आप इतनी आसानी से सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप उनसे सलाह लेकर के आप बाजार में निवेश करें। और ये जो आपसे कहते हैं कि आप मिनिमम इतना पैसा जमा कर दीजिए, ये सब खतरे की घंटी है, इस बात को आप समझ लीजिए। नहीं राजीव, एक थंब रूल है ना जो इतनी आसानी से आपको कहे कि 21,000 डालो और आपको लाखों रुपए मिलेगा। इन मोस्ट प्रोबेबल केस, हालांकि स्पेसिफिक नेम के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह के कॉल जब भी आते हैं तो उसमें आपके लिए एक ट्रैप होता है। वो छलावा है। राजीव जी, जब भी इतनी एडवर्टाइजमेंट और इतने प्रचार के बावजूद भी अगर हमारे निवेशक इस तरह की कॉल्स पे भरोसा कर रहे हैं तो ये मतलब बहुत दुखद बात है। नहीं, मुझे लगता है उन्होंने भरोसा नहीं किया, इसलिए पूछना ठीक समझा। सरकार पूरी तरह से इसका प्रचार कर रही है कि इस तरह के किसी भी लिंक को, कॉल को, एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल विश्वास न करें। उसके बाद भी अगर ऐसा है तो देखिए, बहुत सारे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आपको एक एश्योर्ड प्रॉफिट का भरोसा दे करके बाजार में खींचने की कोशिश करते हैं, और बाजार में क्या, वो अपने पाले में या अपने जाल में खींचने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार में कोई एश्योर्ड रिटर्न नहीं होता है। कोई भी अगर आपसे कहता है कि भाई हमारी 99% एक्यूरेसी होती है, हमारी 90% एक्यूरेसी होती है, ऐसे लोग जितने भी वादा करते हैं उन पर आप कतई भरोसा न करें। आप शंकर फ्रॉम भोपाल जॉइंस अस नाउ। शंकर, वार्म वेलकम। शंकर, कैन यू हियर? हेलो, नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम जी, सवाल पूछे। सर मेरा सवाल है, ये जो पावर सेक्टर है, कई सालों से हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बिजली का तो ज्यादा होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्किंग में बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे बिजली जाती रहती है। तो किस सेक्टर के हमें पैसा ध्यान देना चाहिए? मतलब एज एन इन्वेस्टर, ट्रांसफार्मर मेकिंग कंपनी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एनी अदर पर्टिकुलर सेक्टर? बिकॉज आई बिलीव विदाउट पावर कुछ नहीं होने वाला, तो पावर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, देखिए, पावर सेक्टर इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनका जिक्र आपने खुद ही किया है। तो इसके चलते ये काफ़ी अनसर्टन रहता है। मतलब हम अक्सर ये बात करते हैं कि भारत को बिजली की बहुत ज़रूरत है और
अगर देश की तरक्की होनी है तो इस क्षेत्र को काफ़ी आगे बढ़ना होगा और रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सामने। कंपनियां आगे बढ़ती भी हैं, पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी काफ़ी अच्छी बढ़ी है, लेकिन क्या उस हिसाब से आपको शेयर बाज़ार में ये सेक्टर उतना रिटर्न दे पाता है? तो वहाँ पर काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक भरोसेमंद निवेश आज की तारीख में मैं बहुत आश्वस्त होकर के नहीं कहूँगा कि हाँ, पावर सेक्टर में पैसा लगा लीजिए। आप वॉचफुल रहिए, आप ट्रेंड्स को देखते रहिए। कंपनी स्पेसिफिक इसमें बहुत वेरिएशंस आते हैं। एक ही सेक्टर की दो अलग कंपनियां काफ़ी अलग वैल्यूएशन पे चलती हैं और उनके मतलब मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशंस जो हैं वो काफ़ी अलग तरह के रहते हैं। आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा। सीधे सीधे एक थंब रूल नहीं हो सकता कि पावर सेक्टर है, सनराइज सेक्टर है तो आप इसमें एकदम कहीं भी आंख मूंद करके पैसा लगा लीजिए, वैसा नहीं चलेगा। रत्नाकर जी नमस्कार, सवाल पूछे अपना। हेलो रत्नाकर जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम अपने अगले श्रोता को लेते हैं। जय कुमार जी, सवाल पूछें अपना। मार्केट मंत्र टीम को मेरा नमस्कार और एडवांस में धन्यवाद। मेरा बेटा एनआरआई है और वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन टैक्सेशन का उसे कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या कुछ गाइड करेंगे? जी, तमाम ब्रोकिंग फर्म्स के पास एनआरआई के अपने डेस्क होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको इस बारे में अच्छी तरह से राय देंगे। आमतौर पे मतलब जो टैक्सेशन के लिए एनआरआईज के लिए थोड़े से अलग प्रोविजंस रहते हैं, आपको उन्हें देखना समझना ज़रूरी होगा। From Kolkata, we are joined in by Anuradha. A warm welcome, Anuradha. जी नमस्कार। नमस्कार जी देखिए, मैं जानना चाहती हूँ, मैंने नेट पे देखा था और फेसबुक वगैरह में, तो मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया था। ये होता है कुछ होटल रिजॉर्ट्स वगैरह में शेयर में, मतलब आपको वो कहते हैं कि आपको मालिकाना दिया जाएगा और आप 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख इस तरह से उनके स्लैब्स रहते हैं। आपने एक बार में इन्वेस्ट किया और वो साल दर साल शायद क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स और 3 क्वार्टर्स में आपको सालाना आपको 8-10 हजार, मतलब 9% वो बोल रहे हैं कि एकदम एश्योरेंस दे रहे हैं 9%, उससे ज्यादा भी हो सकता है कि वो आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो ये उन्होंने जो, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने जो भी उन्होंने भेजा था और मैंने नेट पे खुद भी कुछ सर्च किया, तो ये फ्रैक्शन कहते हैं कि इसको फ्रैक्शन ओनरशिप, आप जब चाहे तो उसको बेच भी सकते हो। जी देखिए, इस तरह के बिजनेस मॉडल में, इस तरह के काम में कई अच्छी कंपनियां, प्रतिष्ठित कंपनियां भी हैं जिनमें कुछ शेयर बाज़ार में लिस्टेड भी हैं, लेकिन उसकी देखा देखी बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ ऐसे किसी निवेश के बारे में सोचना चाहिए और इसको आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरह से ही लेकर के चलिएगा। We have a story on direct taxes. Vinay? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 4.86% हो गया है, जो कि लगभग 5,45,000 करोड़ रुपए का हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 5,19,000 करोड़ रुपए था। हालांकि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 1.39% की मामूली गिरावट देखी गई, जो कि 4,58,000 करोड़ रुपए है। यह गिरावट 58% से अधिक रिफंड बढ़ जाने के कारण हुई है, जो ये दर्शाता है कि फाइल की गई आयकर विवरणियों की प्रोसेसिंग और करदाता से जुड़ी हुई सेवाओं में सुधार हुआ है। आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अग्रिम कर संग्रह 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जो 0.387% की वृद्धि को दर्शाता है। इस कारण कॉर्पोरेट अग्रिम कर भुगतान में 5.86% की वृद्धि रही, जबकि गैर कॉर्पोरेट करदाताओं से कर संग्रह में 2.68% की गिरावट आई। अब हमारे कॉलर है रत्नाकर, अपना सवाल पूछें। मुंबई से रत्नाकर। सर जी रत्नाकर जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरा सवाल है प्रॉफिट के बारे में। वो जो बुक प्रॉफिट एंड रियलाइज प्रॉफिट में क्या फर्क है, और दूसरा है कि वो जो प्रॉफिट, जो रियलाइज प्रॉफिट हम करेंगे, वो 26A में रिफ्लेक्ट होता है क्या वो है, और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में क्या मीनिंग है? थैंक यू। जी देखिए, आपने जो भी निवेश कर रखा है उसकी एक मार्केट प्राइस थी, आपकी खरीदने की एक प्राइस थी और आज की डेट में उसकी एक मार्केट प्राइस है।
तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मान लीजिए वो शेयर आपके पास है लेकिन उसकी मार्केट प्राइस आज की तारीख में मान लीजिए आपने ख़रीदा था 100 रुपये में और आज की तारीख में उसका भाव 110 रुपये है, तो 10 रुपये जो है वो आपका एक मतलब इस समय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, या जिसको आप बुक प्रॉफिट कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप आज की तारीख में उसे 110 रुपये में बेच लें तो ये 10 रुपये आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो आपके किसी भी 26AS वगैरह में नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको ब्रोकर के स्टेटमेंट में नज़र आएगा, जहां आपका ब्रोकिंग अकाउंट है। अगर आप वहां पे लॉगिन करेंगे या रिपोर्ट देखेंगे, वहां आपको अपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी दिखेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक तरह से किताबी है, जैसा आप कह रहे हैं बुक प्रॉफिट है। रियलाइज्ड होने के बाद वो ऑब्वियसली अगले आपके 26AS रिपोर्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरी चीज़ कि आपने पूछा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो अगर 12 महीने से कम के समय में आप कोई शेयर बेच लेते हैं और उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होगा। अगर 12 महीने से अधिक समय के बाद आप बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट है तो वो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। So Rajiv, next week will be up for some intense action because we have 13 IPOs hitting the Dalal Street. The companies will be raising nearly 16,000 crore during the week. So what's your expectations? Is this a good time to invest in IPOs, or what is it that you expect from the market in the coming week? देखिए, आईपीओ में निवेश करने का समय अच्छा या ख़राब नहीं होता है। कोई आईपीओ आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ये आपको चुनना होता है, और वो अच्छे समय में भी अच्छे आईपीओ आ सकते हैं और ख़राब समय में भी अच्छे आईपीओ आ सकते हैं। आमतौर पे जब बाज़ार ऊंचे स्तरों पर होता है तो उसमें कई बार ये होता है कि इस तरह की भीड़ दिखती है। वैसे समय में आपको ज़्यादा सावधानी के साथ, ज़्यादा सतर्क होकर के चुनाव करना चाहिए। हालांकि इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक, भले ही छोटी कंपनियाँ हों, लेकिन उनके पास एक लंबी हिस्ट्री होती है, एक मैनेजमेंट है जिसके पास अपना डोमेन एक्सपर्टीज़ होता है। इस तरह के काफ़ी छोटे आईपीओ भी आ रहे हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको एक तो उसका आगे का पोटेंशियल कैसा है, उस सेक्टर का और उस पर्टिकुलर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो सब कुछ तो देखना होता है। मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है वो आपको देखना समझना होता है, और साथ में वैल्यूएशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब बाजार तेज होता है, अभी देखिए आप निफ्टी 22,000 के आसपास से लगभग 25,000 पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पर आपको आईपीओ की भरमार वापस दिखने लगी। जब 22,000 23,000 के बीच में था तो आईपीओ का बाजार एकदम से सूखा हो गया था फिर से वापस। तो ये बात समझनी होगी, बाजार जैसे ही चढ़ता है तो आईपीओ की कतार लग जाती है। आपको चुनाव बहुत सावधानी से करना है। So which sectors are we expected to see these IPOs in, and which are the sectors that you are quite gung-ho about? देखिए, जब बाजार तेज होता है तो हर सेक्टर के आईपीओ आते हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं होगा। क्या ग्रे मार्केट प्राइस भी कोई रोल प्ले करता है निवेशकों के लिए, कि और वो शेयर्स का डिसाइड करता है कि ये शेयर अच्छा है या आईपीओ अच्छा है या नहीं है? ग्रे मार्केट प्रीमियम एक रोल प्ले करता है निवेशकों को भरमाने में। तो निवेशकों को उनके छलावे में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। अभी हमने May we remind our listeners that we are taking calls live from you. You can call us if you have any queries regarding business, economic and stock market matters. The numbers are 2331 4444, 2342 and 2331 0464. From Delhi, we are now joined in by Jay Kishan. A warm welcome, Jay. Hello. जय, अपना सवाल पूछे। हेलो जी, सवाल पूछे। जी, हेलो जी जी बोले, हम सुन जय किशन जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना जी, सवाल पूछे। जी नमस्कार, मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो 12 लाख की इनकम छूट है, कि जो 12 लाख तक का जिसकी इनकम है उसको छूट मिलेगी, तो क्या जो विकलांग लोग हैं, नेत्रहीन हैं, क्या उनको 12 लाख के बाद कोई इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा? नंबर मिलेगा तो कितना मिलेगा? दूसरा, जो होम लोन अगर कोई विकलांग लेता है तो क्या उसके लिए ब्याज में कोई अलग से छूट है? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिसकी उम्र 75 साल से अधिक है, महिला की या पुरुष की, 80 साल के करीब है, तो क्या उसके लिए कोई अलग से छूट है या नहीं है? भाई मेरे 3 क्वेश्चन है सर। जी, देखिए, अब 12 लाख की छूट जो है वो नए टैक्स रिजीम में है, और इसमें आप जितनी अलग से
एक स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर के छूट की बात कर रहे हैं। मेरी जानकारी में ऐसी अलग छूट आपको नहीं मिलेगी। वो उस तरह की छूट अगर कहीं पर आपको मिलती है तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, लेकिन वहाँ पर फिर 12 लाख की सीमा नहीं पूरी होगी। जी केशव जी अपना सवाल पूछें। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेलो, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अब वो जो गाड़ियाँ हमारी हमने परचेज कर रखी हैं बंद हो जाएंगी 15 साल की, और अब नई गाड़ियाँ सुनने में आ रहा है कि फरवरी 26 से नई गाड़ियाँ भी मार्केट में लॉन्च होंगी, बंद हो जाएंगी, 2 व्हीलर। तो ऐसे में जो गाड़ियाँ चलेगी वो तो 15 साल की बजाय उनको 10 साल का पीरियड दिया जा रहा है, ये क्या सही बात है? और दूसरा सवाल, जो सारी बैटरियों की गाड़ियाँ ही मार्केट में आ जाएंगी तो बैटरियाँ अगर खराब होती हैं तो फिर उसको डंपिंग करना भी बड़ा मुश्किल की बात है। ये कहाँ सब होने की चांसेस है? जी काफ़ी उलझने हैं इनके मन में, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मार्केट से जुड़ा सवाल नहीं है। जी प्रवीण जी अपना सवाल पूछें, दिल्ली से प्रवीण जी। हाँ नमस्कार सर, माय क्वेश्चन is someone has taken home loan against a particular property, and if he is willing to sell that property in the same year and he wants to buy the other property, can he swap the loan? देखिए, लोन स्वैप करने का जहाँ तक मामला है, इसके लिए तो आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी। जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, इन मोस्ट ऑफ द केसेज उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। Moving on, the US markets fell yesterday after President Donald Trump held back from immediate military action in the Israel-Iran conflict. The S&P 500 lost 13 points or 0.2% to close at 5,968 yesterday. The Nasdaq Composite shed 99 points or 0.5% to 19,447. However, the Dow Jones Industrial Average rose 38 points or 0.1% to 42,210. The US imposed Iran-related sanctions a day after Trump said he might take 2 weeks to decide on further action. The new sanctions target entities, individuals, and vessels providing Iran with defense machinery and were seen as a sign of a diplomatic approach from the Trump administration. European foreign ministers urged Iran to engage with the US over its nuclear program after high-level talks in Geneva about a potential new nuclear deal ended with little sign of progress. Federal Reserve policymakers made their first public comments since Chair Jeremy Powell said on Wednesday that borrowing costs were likely to fall this year, but that he expects meaningful inflation ahead as Trump's tariffs raise prices for consumers. Now, even the Fed is now asking questions about the Trump tariffs. What are our expectations going forward? Are the tariff issue on hold, or it can crop up anytime again? See, even the US markets are worried about the Trump tariffs because they simply expect that if these higher tariffs are imposed, the immediate impact would be on the US inflation itself. The US consumers will pay the extra tariff, not the countries that are exporting to US. So ultimately, the US consumers have to pay that price. So as of now, we can see these tariffs only as a bargaining tool. So the fear of inflation still looms large. Exactly, and that's why the US will have to settle for lower tariffs. They're using it only as a bargaining tool. Okay. We have Munni Yadav from Gurugram with us. A warm welcome. आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना रेडियो की वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। हेलो। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हम मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रयत्न हुए हैं कि अमेरिकन डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से हटाकर कोई दूसरी मुद्रा उससे ट्रेड किया जाए? जी देखिए, डी डॉलराइजेशन की बातें काफ़ी समय से हो रही हैं, लेकिन आज की तारीख में भी डॉलर का कोई एक स्पष्ट विकल्प हमारे सामने नहीं है। तो आगे कौन सी मुद्रा इसका स्थान ले पाएगी,
बहुत सारे विकल्पों के बारे में जब चर्चा होती है तो हमें ये देखना होता है कि अच्छा ठीक है, क्या डॉलर के मुकाबले वो विकल्प हमारे लिए बेहतर होगा भारत के लिए। बहुत सारे सवाल हैं इस बारे में। मतलब डॉलर अगर एक फिएट करेंसी की तरह से है और सारी दुनिया में एक उसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसके हमारे लिए अपने फ़ायदे नुकसान हैं। और दूसरे विकल्पों के बारे में अगर कोई चर्चा होती है तो उस चर्चा में हमें हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन दूसरा विकल्प क्या उभर रहा है और क्या वो विकल्प हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये हमेशा एक सवाल बना रहेगा। और इसीलिए अभी तुरंत कोई आसान हमारे सामने रास्ता नहीं है। टिंकू जी अपना सवाल पूछें बिहार से। टिंकू जी सवाल पूछें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्ते सर। पूछिए सवाल। मेरा उम्र 42 हो गया, ठीक है जी। और मेरा 2 सवाल है सर जी। एक सवाल है ये कि पीपीएस अकाउंट जो है कितनी उम्र में किया जाता, और एक दूसरा सवाल है जो पेंशन योजना करवाना चाहते हैं तो कितने का उसका जमा डिपॉजिट करना पड़ेगा, यही सवाल है सर। जी, पीपीएफ की एग्जैक्टली शायद हायर जो एज लिमिट है 58 या 60 है। 60 है। तो अभी तो बहुत अच्छी उनकी उम्र पड़ी हुई है, बहुत आराम से वो उसमें निवेश कर सकते हैं। From Chennai we are joined by Bharat. A warm welcome, Bharat. Yeah, good evening everyone. Good evening. So I have a question about investment like pension versus ULIP. So I see many companies advertising ULIP plans as a good option for pension. But I also hear from some financial advisors that it's better to have a combination of term life insurance and balanced mutual funds. Can I have your opinion please? जी, देखिए ये हमेशा एक विकल्प है कि आप यूलिप के बदले, क्योंकि यूलिप में क्या होता है आपको बहुत एक क्लैरिटी नहीं होती है कि आपका कितना पैसा जो है वो आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देने में जा रहा है, कितना पैसा आपका एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहा है, जो इन्वेस्ट हो रहा है उस पर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। उसमें काफ़ी कुछ एक तरह से कहें कि खिचड़ी बनी हुई होती है। उसके बदले अगर आप सीधे अला कार्टा तरीके से अगर आप अपने लिए एक टर्म प्लान ले लेते हैं जिसमें आपके लिए एक डिज़ायर्ड जो आप सोचते हैं कि आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन होती है उसके लिए, तो वहाँ पर आपके सामने ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट के लिए बचा पैसा है, टर्म प्लान आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा कंपेयर अगर आप करें यूलिप से। तो आप यूलिप में जितना पैसा डालेंगे उससे बहुत कम पैसे में आप टर्म प्लान में अपनी फैमिली को एक हायर प्रोटेक्शन दे पाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। और जो बाकी पैसा बचा उसको अगर आप अपने तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आप अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने फाइनेंशियल गोल्स, इन सब को देखते समझते हुए आप शायद बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। ये राय बिल्कुल ठीक है। सुभाषिनी अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्ते। तो आई हैव दिस क्वेश्चन ऑन 54F सेक्शन। तो मेरा ये सवाल है कि I went into a construction agreement in 2023 and I sold my mutual funds, and based on that I had some long-term capital gains tax. Please be specific. But I had taken an exemption because ये घर जो खरीदा है उसके लिए. Subhashini, we are sorry. That house was not handed over. My question is, can I purchase a house? I'm not going to enter a construction agreement, but can I purchase a house? Sorry, I couldn't get her question. Yeah, I know due to paucity of time, we couldn't actually take her call fully. And also, she was not very clear as to what she wanted us to answer. In the meantime, we would like to thank you for being with us, Rajiv. And we would also like to thank our listeners for taking part in today's program wholeheartedly. And before we close, the headlines once again. Domestic markets snap 2 weeks of losing streak. Sensex and Nifty rise about 1.6%. India's gross direct tax collections rise nearly 5% so far in the current financial year. And at the Wall Street, the US markets fall in a choppy trade. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.